इवनिंग, नमस्ते। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आज का हमारा टॉपिक है पैंडेमिक के तनावपूर्ण समय में युवा वर्ग के लिए कुछ टिप्स या कुछ साधन। हम इस पे बात करेंगे स्निग्धा मिश्रा से। आप जानते हैं हम पिछले 3 हफ्ते से ये सीरीज कर रहे हैं और लोगों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए टिप्स शेयर करते हैं हर गुरुवार 7 बजे, और अंग्रेजी में स्टेप्स टू इमोशनल हेल्थ 7 बजे। अ, पिछले 2 हफ्तों में हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो है चिंता और घबराहट का नियंत्रण कैसे करें, और व्यापक नकारात्मक खबरों और निरंतर सर्फिंग के चक्र से कैसे निपटें। और इसके आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे या फेसबुक पर भी मिल जाएंगे। और अंग्रेजी में हमने यही टॉपिक्स भी किए हैं, तो वो भी आपको यूट्यूब और फेसबुक पे मिल जाएंगे। आपसे निवेदन है कि आप इसे पर्सनल कंसल्टेशन की तरह नहीं लें। ये सेशन रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, और अगर आप फेसबुक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अपने क्वेश्चंस कमेंट्स आप लाइव फीड पे भेज दीजिए। हम जरूर उन क्वेश्चंस का उत्तर देंगे। और आप हमारे सोशल मीडिया पे हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब। और आप अगर आपको कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं editor@patientsengage.com पे। अ, हम जानते हैं कि पिछले कुछ हफ्तों में, महीनों में एक्चुअली देखा जाए तो जैसे जैसे कोविड की संख्या में उतार चढ़ाव होता है तो हमारी भावनाएं उसी के अनुसार बदलती भी रहती हैं। परंतु हमें ये पहचानना होगा कि समाज के कुछ वर्गों पर इस स्थिति का असर लंबे अरसे तक चलता है, खास करके हमारे युवा पीढ़ी में। तो वर्तमान में खुद को जिंदगी के अनेक पहलुओं में खुद को बेबस और बीच में लटका हुआ पा रहे हैं, और एक अनसर्टिनिटी, अनिश्चितता की स्थिति में कुछ ना जैसे लटके से हुए हैं। 1 साल के ऊपर हो गया है ये। तो हम इस बात में बात करेंगे। हमारे साथ हैं साइकोलॉजिस्ट स्निग्धा मिश्रा, और मैं हूँ आज की मॉडरेटर अपर्णा मित्तल। स्निग्धा जी, थैंक यू फॉर कमिंग वंस अगेन। आप पिछले 3 हफ्ते से आ रही हैं, तो आपसे बात करके बहुत फायदा मिल रहा है हमारे श्रोताओं को। शुक्रिया और नमस्ते आदाब सबको। ऑब्वियसली मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ के बात कर सकती हूँ बिकॉज हमारी बातचीत से जो काफी लोगों तक पहुंच रही है, आई एम श्योर लोगों को पता चल रहा है कि कितना जरूरी है अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान देना, स्पेशली हमारी के टाइम पर जो कहते हैं एक अनप्रेसिडेंटेड टाइम, ऐसा समय जो शायद उनमें से किसी ने शायद कभी ना देखा हो और शायद हम कभी ना देखें, ऐसी मेरी इच्छा है। तो हम सब एक एक शेयर ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। एक एक उतार चढ़ाव है जो हमारे जीवन में, हमारे हमें भावनाओं में, हमारे रोजमर्रा के लाइफ में है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंगेज करने की, जहाँ पे हम आपके माध्यम से लोगों तक पहुंच सकते हैं और उनकी इस जरूरत को में उनका हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। तो अगर देखा जाए, हमने कहा कि खास करके युवा पीढ़ी पर काफी असर पड़ रहा है, तो आप ये शेयर कर सकती हैं, बता सकती हैं कि किस किस किन किन तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है युवा पीढ़ी को। समस्याओं का सामना करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा एक 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 भावरूप बना हम्म। देती हूँ कि जब हम युवा की बात करते हैं ना, तो अगर आप देखें हमारे सिनेमा में, हमारे गानों में, हमारे लिटरेचर पे, हमारे रोजमर्रा के जीवन में हमने युवा या जवान खून, इसको हमने एक रोमांटिसाइज सा करा हुआ है। हम्म। ये एक 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 एज ग्रुप है जो बहुत लंबा है हम्म। ना? मतलब लेट एडोलेसेंट अगर आप देखें, 16-17 उम्र से लेकर के लगभग 28-29 साल तक की उम्र तक का ये रहता है। और जिसमें जो अनुभव होते हैं लाइफ के, वो बहुत डिफरेंट होते हैं, हम्म। है ना? हर चरम पे बहुत बहुत डिफरेंट होते हैं। तो उनका जो असर है, या पैंडेमिक का या जो असर उनके ऊपर हो रहा है, वो भी हर एज ग्रुप में थोड़ा अलग सा
देखा जाएगा कि उनके उम्र के मुताबिक जो उनके जिस तरीके के एक्सपीरियंसेस हैं उनका उनका ना हो पाना, या जिन एक्सपीरियंस के लिए शायद वो तैयार नहीं है वो एक्सपीरियंसेस होना, है ना। तो सबसे पहले तो जब हम बात करते हैं युवा की या यूथ की, तो हम हमेशा ये बोलते हैं कि दे आर नेशन बिल्डर्स, है ना। उनके कंधों पर हमारे फ्यूचर की जिम्मेदारी है, हमारे नेशन बिल्डिंग की जिम्मेदारी है। लेकिन नेशन बिल्डिंग की जिम्मेदारी तो है, लेकिन ये एक ऐसा वर्क है जिसके लिए शायद चाहे पॉलिसी लेवल हो, चाहे स्ट्रक्चरल चेंजेस हो, चाहे सिस्टेमिक चेंजेस हो, उनको मद्देनजर रख के शायद होते ही नहीं। उनको मद्देनजर रख के शायद उनका, जैसे अभी की भी हम बात करें तो जो पैंडेमिक जैसा कहा जा रहा है कि मेंटल हेल्थ इज द न्यू पैंडेमिक, तो ऐसा नहीं है कि ये कोविड के साथ अगले साल, 1.5 साल, 2 साल में खत्म हो जाएगा। इसका जो इम्पैक्ट है ये अगले 5 से 10 साल में हमको देखा जाएगा, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस रहा है इस एज ग्रुप का, ये वो अपने साथ आगे लेके जाएंगे। और आगे लेकर ये किस तरीके का एक्सपीरियंस हो सकता है, वो शायद हम सबकी जिम्मेदारी है कि किस तरीके के हम स्ट्रक्चरल सिस्टेमिक पॉलिसी चेंजेस लाएं, जिसकी वजह से ये जो 10 साल है ये उनके ठीक से हो पाए। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि उनके ऊपर क्या असर होता है, तो इंडिया में अगर आप देखें तो 15 से 15 to 29 एज ग्रुप की औरतें, हमारा हाईएस्ट रेट है सुसाइड का इंडिया में, इन द वर्ल्ड। इंडिया में अगेन एज इट इज इन यंग अडल्ट एंड अडल्ट, सुसाइड, सेल्फ हार्म, इमोशनल ईटिंग, डिप्रेशन, इस चीज का दुनिया में सबसे हाई रेट इंडिया में है ना। बर्डन ऑफ इलनेस यंग अडल्ट और यूथ में हाई होता है, एंड बर्डन ऑफ मेंटल इलनेस भी हाई होता है, राइट। अब आप इसको अगर पैंडेमिक के संदर्भ में देखें तो क्योंकि हम इस कहते हैं जवान खून, ये तो जूझ लेगा, तो हम ये सोचना भूल जाते हैं कि जूझने का मतलब ये नहीं है कि उनके लिए सब कुछ सही है। जूझने का मतलब ये नहीं है कि उनके ऊपर चीजों का असर नहीं हो रहा है, चीजों का असर हो रहा है, लेकिन क्योंकि कोपिंग और रेजिलियंस की जिम्मेदारी अक्सर हम उनके कंधों पर डाल देते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि वो इस बोझ के तले दब भी सकते हैं। और जैसे मैंने बोला कि ये एक ट्रांजिशन पीरियड है जो कि बड़ा लंबा है इन टर्म्स ऑफ एज ग्रुप। और तो हर का जो असर है, मान लीजिए बोर्ड एग्जाम्स क्लास 10th के जैसे मान लीजिए नहीं कैंसिल हो गए, लेकिन 12th के तो होने का नाम ही नहीं ले रहे, पोस्टपोन हो जा रहे। तो जैसे आपने सही बोला है, वो एक अधर में अटके हैं, ना इधर के ना उधर के, दे आर लूजिंग टाइम, जॉब्स, एजुकेशन। और अगर हम इसको क्लियर कट रूरल और अर्बन डिवाइड में देखें, और जब मैं अर्बन बोल रही हूँ तो मैं ऑफ कोर्स ए टाउन्स एंड बी टू बी प्लस टाउन्स की भी बात कर रही हूँ। उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो रूरल यूथ की प्रॉब्लम से बिल्कुल अलग है ना। तो उनका जब आप सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल जॉब्स, एजुकेशन इम्पैक्ट, फैमिली सिस्टम, कास्ट, पॉलिसी, जेंडर, ये सब कुछ आ जाता है जब हम उनके मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट की बात करते हैं, चाहे रूरल का अपने लेवल पे होता है और अर्बन का अपने लेवल पे होता है। जैसे कॉलेजेस आजकल डिजिटल है ना, तो अर्बन यूथ में डिजिटल कॉलेजेस अवेलेबल हैं, लेकिन रूरल में ना के बराबर है। बहुत कम यूथ हैं जो रूरल एजुकेशन में इस तरीके के चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये कहना गलत होगा कि डिजिटल वहां तक पहुंचा नहीं है, बिल्कुल पहुंचा है, और कई आंकड़े बताते हैं कि 30 to 50% डिजिटाइज हो गया है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो सामाजिक समीकरण है रूरल का, उसमें जेंडर, कास्ट और पॉलिटिक्स बहुत प्रभावी रूप ले लेती है, और लड़कियों का स्कूल छूट जाता है, क्योंकि कोविड एक संक्रामक है, तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, तो आप डिजिटल कैसे करेंगे, है ना। बहुत लोगों के घर में कंप्यूटर, लैपटॉप्स, फोन्स नहीं है, तो आप शेयर्ड
फोन यूज करते हैं। जैसे क्लासेस रेडियो के माध्यम से हो रही हैं। अभी मैंने झारखंड, बिहार और यूपी के कुछ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स के लिए मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की ट्रेनिंग करी थी कि वो कैसे उसको प्रोवाइड करे। तो उससे मुझे ये जानकारी एक्चुअली मिली कि ये वाकई उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जी, जी। नौकरी छूट गई है क्योंकि कई लोग ये डेली वेजेस में भी काम करते हैं और लॉन्ग टर्म जॉब्स नहीं है, छोटे दुकानों में या शहरों में आकर के काम करते हैं। तो जहाँ फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, दुकानें बंद हो गई हैं या दुकानों में स्टाफ कम कर दिया गया है, तो लोगों को वापस घर जाना पड़ता है। सो देयर आर ह्यूज प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल ऑफ दिस काइंड इफ वी लुक एट हाउ आर यूथ आर हैंडलिंग इट, चाहे वो अर्बन यूथ हो, चाहे वो रूरल यूथ हो। डिग्रीज मिल रही हैं, ऑब्वियसली जॉब्स, प्लेसमेंट हुए, नौकरियां। हाँ नौकरियां मिली, लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर मिला लेकिन अब फिर कैंसिल हो गया, या अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे, इंटरव्यूज नहीं हो रहे हैं, डिग्रियां नहीं मिल रही हैं, इंटर्नशिप्स नहीं हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। या बच्चे कई बार घर में खुद साथ साथ अभी नौकरियां करना चालू कर दिया है क्योंकि उनको घर भी संभालना है। तो बहुत सारी चीजें हैं। और कई, जैसे आपने कहा कि सबके पास फोन नहीं है या हाँ कंप्यूटर नहीं है, तो जैसे वर्क फ्रॉम होम कर दिया कई कंपनियों ने, तो वो लोग तकलीफ में है, क्योंकि अगर वो गांव से मतलब माइग्रेट नहीं कर पाए हैं तो हाँ वहां पे जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। उनका जो स्टैंडर्ड प्रोसेस जो था, कॉलेज हाँ के बाद जो प्लेसमेंट होती थी वगैरह, उस पे भी असर पड़ा है। हाँ, उस पे असर पड़ा है। और क्योंकि प्लेसमेंट्स आपके हो ही नहीं रहे हैं, तो हम्म। आप निकल के आप जाओगे कहाँ? आपके पास गांव में या सेमी अर्बन में आपके पास वो साधन नहीं है कि आप इंटरव्यूज दे पाओ। बिजली नहीं आती है, तो हम्म। अगर मान लो कंप्यूटर है भी तो चलेगा नहीं, इंटरनेट नहीं चल पाएगा। तो बहुत सारे चीजें हैं जो जो और मैं जानबूझ के रूरल और अर्बन दोनों की बात कर रही हूँ, क्योंकि हम कई बार जब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो हम सेमी अर्बन और रूरल को भूल जाते भूल हैं। जाते हैं। हाँ, जी, लेकिन जी। उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा है। और मेरी आंखें थोड़ी सी खुली जब मैं रूरल ट्रेनिंग्स अब ले रही हूँ, तो मेरी आंखें हम्म। एक्चुअली खुल रही है कि बिकॉज हम प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से हैं, और मैं प्रिविलेज्ड इसलिए बोलती हूँ क्योंकि शहर में ही, बड़े शहर में ही पढ़ाई करी, पेरेंट्स भी जी। शहर में ही, बड़े शहर में ही पढ़ाई करी। तो वो गांव से और सेमी अर्बन से ताल्लुक नहीं रहा, तो हम ताल्लुक नहीं समझ रहा। नहीं पाते हैं कि जीवन के इन चीजों का इम्पैक्ट क्या पड़ता है। हमारे शहरों से आगे निकल कर क्या पड़ता है। और जी। शायद हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो ये काफी लोगों तक पहुंचे। तो मैं जानबूझ के चाहती हूँ कि सेमी अर्बन और रूरल तक हमारी जरूर, बात पहुंचे। जरूर, जरूर। और आई आई थिंक एक और बात जो आती है, क्योंकि माना जाता है कि जब सब कुछ डिजिटल हो गया है, जब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो यूथ को एडवांटेज होगा, इसका फायदा होगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जैसे इंग्लिश में कहते हैं डिजिटली नेटिव हैं, या आराम से डिजिटल सीख सकते हैं। बट एक तरह से ये जो उम्र होती है, ये उम्र में ही खासकर आप नए रिश्ते बनाते हैं, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे अपने रोमांस या मैरिज के रिश्ते हो, या फिर काम की ऑफिस में रिश्ते हो, या कार्यस्थल में रिश्ते हो। ये सब उनके जैसे युवा पीढ़ी होती है, वो उनके जो सोशल जो नीड्स होती हैं, जो उनकी वो होती हैं, वो पूरा करती हैं। उसका क्या असर हो, जो आजकल महामारी चल रही है पिछले 14-15 महीनों से, इसका क्या असर हो रहा है? क्या ये उनके सोशल। बहुत हाँ। ये बहुत बड़ा मिथ है हाँ। कि डिजिटली savvy होना मतलब गैजेट्स को और सोशल मीडिया को अच्छे से यूज कर पाना का मतलब ये नहीं है कि आप आइसोलेटेड फील नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि ये उम्र है कि उनकी डेवलपमेंटल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, फिजिकल, सेक्सुअल, बिहेवियरल नीड है जो हम्म। उनके सोशल इंटरेक्शन से बढ़ती है। एंड हम्म। सोशल इंटरेक्शन ये सारी नीड्स डिजिटली नहीं दे पाता। हम्म। आपकी इमोशनल नीड्स कि जी। आप जब पार्टी में जाते हैं तो आप कैसे कपड़े पहनते हैं, आप कैसा खाना खाते हैं, किन लोगों से मिलते हैं, किसके साथ नाचते हैं, किसके साथ खाते हैं और किससे गले मिलते हैं, किसका हाथ पकड़ के आप पार्क में टहलने जाते हैं। हम्म। Your behavioral need, your emotional need, your हम्म। sexual needs, your needs of of support, of peer हम्म। support.
राइट। मैं यंग अडल्ट्स में बहुत ज्यादा इच्छुक हूँ, क्योंकि मैं अभी हम डेवलप कर रहे हैं एक मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड प्रोग्राम पीयर सपोर्ट के लिए। तो ये कुछ सारी चीजें हैं जो उनकी बेसिक बेसिक नीड्स हैं, जो डिजिटल नहीं फुलफिल कर सकता। दूसरी बेहद बहुत जरूरी बात जो अक्सर हम भूल जाते हैं वो ये है कि अंग्रेजी में बोलते हैं फसाड ऑफ सोशल मीडिया। जो जो चित्र आप सोशल मीडिया पे देखते हैं वो एक बनावटी है, क्योंकि शायद कभी बिल्कुल ऐसे सुबह उठ के डिशेंट बाल में अपनी फोटो इंस्टाग्राम पे नहीं लगाऊंगी, है ना। तो आप वो बात करते हैं, वो एक मुखौटा है वो एक मुखौटा है। ऐसा नहीं है कि वो झूठ है, वो झूठ नहीं है, लेकिन वो ही एक जीवन की सच्चाई नहीं है। जीवन की सच्चाई बहुत सारी है जो आप सोशल मीडिया पे लोग नहीं दिखाते, और क्योंकि सोशल मीडिया इंटरेक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया है तो आप उसको एक एक सामाजिक रियलिटी समझ के अपने आप को कमतर महसूस करते हैं जब आप कंपेयर करते हैं। स्पेशली जब आपको मालूम है कि आप एक ऐसी स्थिति में हैं जहां चीजें आपसे छूट रही हैं, चीजें आपके हाथ में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप इच्छुक थे करने के जो आप नहीं कर पाए। तो वो कमी का जो एहसास है वो आपको एंशियस बना सकता है, आपको डिप्रेस बना सकता है, आपको कमजोरी का एहसास, अंदरूनी कमजोरी का एहसास दिला सकता है, आपको लाचारी का एहसास दिला सकता है, आपको होपलेसनेस, नाउम्मीद कर सकता है, हताश कर सकता है, हताश और नाउम्मीद कर सकता है। और कई बार ऐसा होता है जब ये सारी चीजें साथ में होती हैं तो वो एक एक नेगेटिव लूप बन जाता है, जिसमें आप अगर कोई एक्शनेबल स्टेप्स जो आपके फायदे के लिए भी हैं वो आप सोच नहीं पाते कि आप ले, क्योंकि आप इमोशनल रीजनिंग जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं वो बढ़ जाती है, कि आप जो भी डिसीजन लेते हैं वो आप उस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, आप उस पे मद्देनजर आधारित करते हैं अपने सारे डिसीजन, तो वो रैशनल डिसीजंस नहीं हो पाते, राइट। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि सोशल मीडिया इंटरेक्शन बढ़ गया है। और दूसरी बात आई थिंक ये भी हो गई है कि स्पेशली अगर आप ये दूसरा वेव देखें तो कई परिवारों में कई लोग बीमार हुए हैं, मृत्यु हुई है, क्षति हुई है किसी और तरह की, जैसे कि माता पिता की नौकरी खो जाना, और अचानक युवा पीढ़ी को जिम्मेदारी के निभानी पड़ रही है, और जो उनका एक प्लान था कि हम पढ़ाई खत्म करेंगे, उसके बाद ये काम करेंगे वगैरह, उस सब पे एकदम असर पड़ गया है, जैसे डिस्रप्शन हो गई है। इसका भी आप देख रही हैं अपने डिस्कशंस में? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसको हम एक एक डिफरेंट नजरिए से देख सकते हैं कि जनरली जब हम ग्रीफ की बात करते हैं तो हम ग्रीफ में बोलते हैं कि किसी की मृत्यु हो जाना, है ना, या किसी इंसान को क्षति पहुंचना या जान को क्षति पहुंचना। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक समय ग्रीफ का इसलिए है बिकॉज ग्रीफ क्यों होता है? ग्रीफ होता है लॉस। लॉस ऑफ व्हाट? Loss of life plan, loss of loved one, loss of life as you knew it, loss of finances, loss of health, loss of friends, loss of how I felt about myself and my life, right? तो ये एक चक्रव्यूह है जिसमें सब है, और ये बहुत बहुत दुखद है ये। और ये सवाल बहुत अच्छा आपने इसलिए पूछा बिकॉज I really wanted to focus on the idea of this form of grief and how one can कैसे हम इससे हम बाहर निकले और कैसे हम इसको समझें। for the simple reason कि कई बार जैसे मैंने पहले इमोशनल रीजनिंग की बात करी, और हम ऐसा मानते हैं कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो हमें पसंद आना चाहिए, या जैसे आजकल बहुत पॉजिटिविटी और फाइंडिंग जॉय की बात होती है कि जो करो उसमें खुशी ढूंढो। तो मेरा तो मानना है कि ये समय ऐसा है कि कोई जरूरी नहीं है कि जो आप कर रहे हैं उससे आप खुश हो, बट कई बार कुछ चीजें आपको करनी पड़ती हैं ताकि आप सस्टेनेबल रहें। जी, राइट। तो आई थिंक ये वो समय है जब आप
इन जो चीज आपसे छूट गई है या जो चीज आपके प्लान या आपके मुताबिक नहीं जा रही है, उसमें आपको जॉय फील करने की देखिए कोई जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये लॉस, ग्रीफ, दुख मनाना, शोक मनाना, गुस्सा होना, इरिटेट होना, फ्रस्ट्रेट फील करना, ये सारी चीजें बहुत लाजमी है। तो आप इन सारे अपने एक्सपीरियंसेस से झगड़ा ना करें, आप अपने आप को बिल्कुल जो आपके साथ हो रहा है उस पर आप महसूस अपने आप को करने दें। लेकिन अक्सर हमने पाया गया कि हम ये कहते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है, हमें ऐसा महसूस हो रहा है, इसलिए हम ये करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि इमोशंस, जो आपकी भावनाएं हैं और आपका बिहेवियर है, कोई जरूरी नहीं है कि उसमें तालमेल हो। ये एक मिथ है कि मुझे अच्छा लगेगा तो मैं करूंगा, क्योंकि बुरा लग रहा है इसलिए मैं नहीं करूंगी, है ना। तो मैं ये वाकई में ये एक टूल है, अगर आप अपने दिमाग को इस ढर्रे पे डालें कि मेरी भावनाओं में और मेरे काम में समानता हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि हर काम जो मैं करूं वो मुझे अच्छा लगे। कई बार हमें ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती है, लेकिन क्योंकि हमको करनी है इसलिए हम करेंगे। एंड वट एवर एल्स यूर गोइंग थ्रू, ऑफ कोर्स यूर गोइंग थ्रू एट, उसको हम डिनाई कर ही नहीं सकते, उसको हम नजरअंदाज कर नहीं सकते। और मैं आपसे भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप नजरअंदाज नहीं करें, आप उससे झगड़ा ना करें। आप उसको सबसे पहला चीज जुझारू होने के लिए या रिजिलियंट होने के लिए या चीज से कोप करने के लिए, उससे उभरने के लिए आपको उसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि जी ये मेरे साथ हो रहा है, ये दुखद है, इससे मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मैं आशा करता हूँ या करती हूँ कि शायद मेरी लाइफ ऐसी नहीं होती, लेकिन हाँ मेरी लाइफ ऐसी है, अब मुझे क्या करना। अगर हम इस माइंडसेट से थोड़ा चलेंगे तो हम उससे उस अपने करंट प्रॉब्लम से ना हम उभर थोड़ा पाएंगे, बजाय इसके कि हम उसमें अपने आप को बंधा हुआ महसूस करें। जी जी। तो आपने बताया कि ये सब चीजों का असर क्या पड़ रहा है, पर आप इसको कुछ मतलब एक समराइज करना चाहेंगी कि कैसे इन इन सब मुद्दों का युवा जन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? एजुकेशन पे पड़ रहा है ऑब्वियसली। डिग्रियां नहीं मिल रही हैं, एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, जैसे लोग कोचिंग लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, अभी फॉरगेट, ये भूल जाए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम कब होगा, आप प्रिपेयर क्यों करें जब आपके गिर्द जो चल रहा है। और एक जो चीज देखी गई है वो ये देखी गई कि जो युवा है वो सबसे आगे बढ़ के मदद करने आता है। जो सिटी वाइज वॉलंटियर ग्रुप्स बनते हैं उसमें युवा वर्ग आगे बढ़ के आता है ना, वॉलंटियर करता है। हेल्पलाइंस में बहुत युवा हैं। एक मैं आपको छोटा सा इंसिडेंट देती हूँ, और मुझे बहुत 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 अंदर से ना, जिसे हिंदी में बोलते हैं कचोटन दुख, वो मुझे हुआ था ये पढ़ के। क्योंकि एक एक ऑर्गेनाइजेशन है युवा करके, वी आर युवा, उनके कुछ वॉलंटियर्स थे जो मदद कर रहे थे लोगों की हेल्पलाइन में, कि उनके पास डॉक्टर को उनके पास सामान पहुंच सके, कहाँ से दवा ले, कहाँ बेड अवेलेबल है, क्या है कोविड के टाइम पे। और किसी लोगों के यहाँ ऑब्वियसली चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं, जैसे हमारा कुछ 2-3 हफ्ते पहले जिस तरह की स्थिति में हुए और लोगों के यहाँ डेथ हुई, तो वो बच्चे हैं, मतलब 20 साल के, 21 साल के, 22 साल के, उनको फोन करके लोग बोल रहे थे कि तुम्हारी वजह से हमारे यहाँ ऐसा हो गया, तुम्हारी वजह से हमारे यहाँ लोगों की डेथ हो गई। और जब मैंने वो चीज पढ़ी, मैंने तुरंत उनको मैसेज किया जिन्होंने पोस्ट किया, मैंने कहा आप प्लीज, मैं फ्री सर्विस देने को तैयार हूँ, आप अपने बच्चों को हमारे पास भेज सकते हैं काउंसलिंग के लिए, हम बिल्कुल तैयार हैं उनकी मदद करने के लिए। लकीली हमारे एक और एसोसिएट्स हैं जिनके साथ हम लेट्स टॉक हमने शुरू किया था पिछले साल, उनकी कंपनी ने उनको फ्री काउंसलिंग दी। थी। तो तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी उनके साथ हो रही हैं, राइट। और शादियां, लोगों की शादियां पोस्टपोन हो जा रही हैं, है ना। लोग जिनके यहाँ लोग प्रेग्नेंट हैं, वो दहशत में हैं कि अगर हम अस्पताल जाएंगे तो कहीं हमको कोविड ना हो जाए, है ना। लोगों की शादियां टूटी हैं, लोगों के ब्रेकअप्स हुए हैं। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो जो लोगों को जूझने में आई हैं ऑब्वियसली। और एक एक लोग ऐसा सोचते हैं, को मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, ठीक आ रही है, आ रही है। हेलो स्निग्धा जी।
ठीक, ये एकदम से वो हो गया। आई थिंक थोड़ा आप फ्रीज हुई हैं, अब वापस आ गया। अटक गई है। हाँ अब आ अब गई ठीक से। हाँ हाँ अब आ हाँ, रही अब है। हाँ आपने कहाँ तक मुझे लास्ट सुना हाँ, था? नहीं हमने सुना आपकी सारी बात। आई गेस माय क्वेश्चन, मेरा सवाल ये है कि इसका हाँ, उनके मानसिक आप बता रही थी कि अच्छा, शादी और प्रेगनेंसी का, बट हाँ, उनके मानसिक अवस्था पर क्या असर पड़ रहा है इस सब चीजों का? डिप्रेशन हम्म। बढ़ चुका है, एंजाइटी बढ़ चुकी है, सुसाइडल आइडिएशन बढ़ चुका है, मतलब सुसाइड और लाइफ को छोड़ देने का, अपनी आत्महत्या करने की जो सोच है वो बढ़ चुकी है। सेल्फ हार्म वैसे ही इस एज में बहुत ज्यादा होता है, वो बढ़ चुका है। हम्म। इमोशनल ईटिंग, है ना, ओसीडी, हम्म। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, लोगों को ऐसे लगता है कि 23-24 इयर्स की उम्र में आइडियली, हाँ, ओवर अ पीरियड ऑफ अगर आप देखें तो मोस्ट साइकाइट्रिक डिसऑर्डर, 75% ऑफ साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स जो है वो 23 से 24 उम्र की उसमें डायग्नोस होते हैं, बट लक्षण पहले से दिखने लगते हैं। हम्म। तो ऑब्वियसली इन सारी चीजों में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस तरीके का माहौल है, इट पुट्स एन अनड्यू प्रेशर ऑन ऑन एन इंडिविजुअल, हम्म। स्पेशली जब आप इस तरीके के एज में गुजर रहे हैं जहाँ पे लाइफ चेंजिंग डिसीजंस आपको लेने हैं, हम्म। है ना। तो लोगों को ऐसे लगता है कि अरे आप पढ़ाई कर रहे हो, आप तो आपको फीस नहीं देनी, आपको ये नहीं करना, आपके वो नहीं करना, आप मस्त रहो, क्या प्रॉब्लम है यार, तुम इतने दुखी क्यों हो? बट दूसरे की प्रॉब्लम ट्रिविलाइज करने से या उनको ऐसा दिखाने से कि उनकी प्रॉब्लम कम है, उससे उनकी प्रॉब्लम कम नहीं होती है। इनफैक्ट कई बार उनकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, क्योंकि अपनी प्रॉब्लम को लेके उनको गिल्ट आ जाता है। हम्म। स्पेशली अब जब हम जो बात जिस तरह से युवा से बात कर रहे हैं, उनको एक एक एक्चुअली अपने बारे में बात करने में गिल्ट महसूस होता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अरे क्या हो गया, लोग मर रहे हैं, लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर हम हम्म। घर पे बैठे हैं, हमें इतना लोनली लग रहा है, हम अपने पार्टी नहीं कर पा रहे, या हम ग्रेजुएशन में नहीं जा पा रहे, या हमारी डिग्री हमको मिल नहीं पा रही है, हम घर से बाहर स्टेप आउट नहीं कर पा रहे, बट हम ये कई बार भूल जाते हैं कि वो प्रॉब्लम जो पैंडेमिक की प्रॉब्लम है वो अलग लेवल पे है, वो एक हेल्थ प्रॉब्लम है जो अलग है, लेकिन उसकी वजह से जो आपके शरीर पर, दिमाग पर, सोशल लाइफ पर जो असर हो रहा है, वो युवा वर्ग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके लाइफ का जो डेवलपमेंट का जो जो आधार है, वो हम्म। इन सारी चीजों पे डिपेंडेंट है। तो जब वो आधार उनको नहीं मिल पा रहा है, तो ये जाहिर सी बात है कि लोनलीनेस बहुत बढ़ गई है, लोनलीनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अकेलापन बढ़ गया है। बहुत अकेलापन बढ़ गया है। और अकेलापन का ये मतलब नहीं होता है कि आप घर में कमरे में अकेले बंद हैं, नहीं। हम्म। आप क्या महसूस करते हैं इमोशनली, हम्म। बिहेवियरली, फिजिकली, वो अकेलापन होता है। तो आपने कहा कि आप डिप्रेशन या अवसाद ज्यादा देख रही हैं, आप एंजाइटी या चिंता की भावनाएं ज्यादा देख रही हैं। परिवार और दोस्तों और उनके सहकर्मियों को किन संकेतों पे ध्यान देना चाहिए ताकि हम सचेत रहें कि किसी को मदद की जरूरत हो या किसी को खाली साथ की जरूरत हो, और खुद कैसे चौकन्ना रहना चाहिए, उस पे अगर आप थोड़ा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जब मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो बिहेवियरल चेंजेस और इमोशनल चेंजेस किन्हीं ना किन्हीं रूप में सामने दिख जाते हैं, है ना। हम्म। जैसे कि अगर कोई इंसान विड्रॉ हो रहा है, हाँ, ज्यादातर जैसे हम देखते हैं, युवा अपने कमरे में बंद हो जाते हैं, हम्म। ज्यादातर फोन में रहते हैं, या आपसे बहुत बहुत ज्यादा गुस्से में या लगातार इरिटेट होके बात करते हैं, या कई बार वो सटल तरीके से सोशल मीडिया पे वक्त व्यक्त करते हैं, वो ऐसे फोटो डालेंगे, वो शायरी करेंगे, वो कोट्स डालते हैं। हम्म। तो अगर आप देखिए कि वो कोट्स में अगर निराशाजनक बातें बहुत दिनों से चल रही हैं, कई बार वो सेल्फ हार्म, सुसाइड जैसी बातें भी करते हैं। हम्म। कई बार अगर किसी सेलिब्रिटी ने या किसी मूवी ने कुछ दिखाया हो, तो वो उसकी बात करते हैं। हम्म।
है ना, लिटरेचर के थ्रू वो बात कहना चाहते हैं, गानों के थ्रू वो करते हैं, है ना, अपनी बात। तो ये सारी चीजों के लिए आपको सचेत रहना रहना चाहिए। कई बार मान लो कुछ ऐसे बिहेवियर जिसमें वो चीजें अवॉइड करने लगते हैं, लोगों से मिलना, या काम जो जरूरी है वो नहीं करेंगे, या कुछ चीजें जो पहले करते थे वो अब नहीं कर रहे हैं जिनका उनको शौक था, इंटरव्यूज वगैरह हैं या एग्जाम्स वगैरह है या मॉक टेस्ट हैं, वो बार बार मिस कर देना, है ना, या बार बार कहीं चले जाने की बात करना सब कुछ छोड़ छाड़ के, या कई बार इस तरह की बात करना कि समझ में नहीं आ रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कई बार पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि अरे बच्चा हमसे बात नहीं कर रहा। तो ये बात सही है कि बच्चा आपसे बात नहीं कर रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा आपसे बात करना नहीं चाहता, उसको उसको शायद पता नहीं है और इस बात का डर है कि आप उसकी बात समझेंगे कि नहीं समझेंगे। तो कई बार आपको खुद को आगे बढ़ के बोलना पड़ता है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि तुम दिक्कत में हो या परेशानी में हो, तो मैं यहाँ हूँ बात करने के लिए, चिंता मत करो, है ना। और उनकी उनकी डायरी ना पढ़ें, उनको सोशल मीडिया पे स्टॉक ना करें, उनका फोन ना चेक करें, उनके दोस्तों को फोन करके बार बार ना पूछें, क्योंकि ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ये बाउंड्रीज को लांघना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो बच्चा है वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। और सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि खुद को अगर लगे, तो अगर खुद को लगे तो ये प्लीज आप अपने फ्रेंड से रीच आउट करें, आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से रीच आउट करें, आप जिनके साथ रहते हैं, पेरेंट्स के साथ रहते हैं, आप उनको रीच आउट करें। कोई जरूरी नहीं है कि आदमी आपको पूरी तरह समझे, लेकिन और ये एक्सपेक्ट करना भी कहीं ना कहीं गैर लाजमी है कि दूसरा आदमी आपको कैसे समझेगा, है ना। लेकिन वो समझने की कोशिश कर सकता है और आप भी उनको समझाने की कोशिश कर सकते हैं। एक सहानुभूति आप ले सकते हैं और एज अ पेरेंट आप दे सकते हैं, एज अ दोस्त आप अपने दोस्त को दे सकते हैं कि ठीक है, मैं जानता नहीं हूँ कि तुम पे क्या गुजर रही है, लेकिन मैं समझता हूँ, है ना। तो इन दोनों चीज में डिफरेंस है। तो यदि आपको लग रहा है कि आपको घबराहट है, चिंता है, या आप आपको ऐसे लग रहा है कि अब मैं दुनिया से विड्रॉ कर लूं, मैं अपने कमरे में बंद हूँ, या कोई मुझे नहीं समझता, मेरे ऊपर क्या गुजर रही है, तो आप लोगों को अपनी बात कहें, आप डरे ना लोगों से, आप छुपे ना। क्योंकि जब ये शायद मुझे भी पिछले साल ही एहसास हुआ पैंडेमिक के दौरान, शुरुआत में, कि जब हम मदद मांगते हैं, 100 लोगों से मदद मांगोगे, 100 लोग नहीं देंगे, लेकिन ये है कि कम से कम 20 से 50 लोग अपनी तरफ से आपके मांगने पर आपको जो वो मदद दे सकते हैं वो मदद देंगे। तो जरूरी नहीं कि आपको जो सारी मदद चाहिए वो आपको एक इंसान से मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। तो मदद जरूर मांगे, अपने बारे में, अपनी दिक्कत के बारे में जरूर बात करें, बहुत और अगर क्लियर। कोई मदद दे रहा हो तो उसे एक्सेप्ट भी करें। आई थिंक हाँ एक ये भी हाँ कई हाँ प्लीज। कई लोगों में प्रॉब्लम होती है। हाँ, वो प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनको लगता है कि मदद देने का मतलब है हमारे अंदर कोई कमी है, हम्म वो हमें नीचा दिखा रहे हैं, या हम कमतर हैं क्या। हम्म सो ऐसा नहीं है, मदद मांगना का मतलब ये नहीं होता कि कमतर है, और मदद लेने का मतलब भी ये नहीं होता कि आपके अंदर कोई कमी है। हम्म तो आपने बोला कि फैमिली सपोर्टिव हो सकती हैं, और आपने कहा कि उनका फोन मत देखें। तो तो आप जरा उस पे जरा गौर फरमा सकती हैं कि सहायता और समर्थन कैसे कर सकते हैं, और किस तरह से करें ताकि वो दखल अंदाजी ना लगे। क्योंकि नहीं तो वही लगता है कि हमें हमारी प्राइवेसी इंट्रूड हो रही है, पेरेंट्स ज्यादा छानबीन कर रहे हैं। तो हाँ कैसे पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स एक तरह से सहायता दें, बट बिना दखल अंदाजी करे, बिना उनकी मतलब गलतियों पे हाँ, गलतियां ताकत तो निकालना बचा। या निंदा हाँ करना, टोक टाक करना। हाँ। हाँ। तो आप, मेरा जो जवाब है वो आपके सवाल में ही है कि अत्यधिक निंदा करना, या उन वो क्या गलत कर रहे हैं उस पे जरूरत से ज्यादा टोकना ठीक नहीं है, क्योंकि वो आपके, चाहे आपका स्पाउस हो या आपका बच्चा हो, वो हम्म
को दूर करेगा। मैंने स्पाउस इसलिए जोड़ा क्योंकि आपका मैरिड स्पाउस भी हो सकता है, आपका लिव इन पार्टनर भी हो सकता है, आपका बच्चा भी हो सकता है। एज आई सेड, युवा वर्ग बहुत बड़ा है। तो निंदापूर्ण कॉन्वर्सेशन आप ना करें, बातचीत आप ना करें। आप ये देखिए कि उनका, आप थोड़ा माइंडफुल रहना पड़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जनरली क्या होता है, जब हमारे क्लोज रिलेशनशिप होते हैं तो हमको तुरंत बिल्कुल ऐसे रिएक्टिव वे में हम मदद करने की कोशिश करते हैं कि लेकिन ये बात नहीं कर रहा, लेकिन ये सुन नहीं रहा, लेकिन हम क्या करें, हम तो मदद करना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सा आप थोड़ा सा बाहर होइए उस सिचुएशन से, इमोशनली डिसएंगेज होइए और अब देखिए कि आप ऑफर कैसे करते हैं हेल्प, है ना। तो आप उनको आराम से, जब वो आराम की स्थिति में हो, आराम से बात कर रहे हो और उत्तेजित ना हो, तब आप उनसे बोल सकते हैं कि मुझे ऐसे वाकई में लग रहा है कि तुम्हें किसी तरह की चिंता है, कोई कोई परेशानी सी लग रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ। आप जंप टू आप कंक्लूजन पे ना आए कि नहीं उसको ऐसा ही हो रहा है या वैसा ही हो रहा है। आप उनसे पूछें और उनको फिर आप धीरे से ये बताएं कि देखो, जब तुम बात करने को तैयार हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें जज नहीं करूंगी, मैं समझने की कोशिश करूंगी, तो डरना मत, मैं हूं यहाँ। और ये आपको कई बार करना पड़ेगा जब तक वो आपके पास आए ना। किस तरीके से आप करते हैं वो आपके और आपके बच्चे या स्पाउस के रिलेशनशिप पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने फ्रेंडली हैं, आपका कम्युनिकेशन कितना ओपन रहा है, और इस वक्त आप कितना ओपन कम्युनिकेशन उसके साथ कर सकते हैं, है ना। कोशिश करिए कि खाना पीना आप साथ में खाइए। मैं हमेशा कहती हूँ बोर्ड गेम्स करिए, कैरम वगैरह खेलिए, लूडो, ये सारी चीजें, मोनोपोली, ये सारी करिए, है ना। रोज नहीं तो कभी कभी साथ में पिक्चर देख लीजिए, है ना, जिससे कि इंसान को लगे कि आप उनके साथ है ना। और अगर मान लीजिए वो अपने पढ़ाई को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन हर समय उस चीज को मत रखिए, है ना। क्योंकि वो ऑलरेडी उस बारे में चिंतित है, तो आप उसी को कुरेदेंगे तो वो आपसे फिर कटने लगेंगे, है ना। तो जैसे कहते हैं ना, आप सर्व करिए और बॉल उनके कोर्ट पे छोड़ दीजिए कि वो दोबारा कब आपको और किस किस स्ट्रेंथ के साथ वापस बॉल मारते हैं, है ना। बी अवेलेबल, बी माइंडफुली अवेलेबल। और बाकी जो जैसे रिसोर्सेज या साधन हैं, जैसे स्कूल में आजकल, कॉलेजेस में, ऑफिस में, ऑनलाइन भी कई सारे मेंटल हेल्थ के लिए साधन और उपलब्धियां हैं। इसके बारे में कैसे उनको कई बार तो स्कूल्स, कॉलेजेस और वर्क प्लेसेस आजकल खुद ही वेबिनार्स वगैरह और ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रही हैं सारे बच्चों को, या ऑफिसेज में हेल्पलाइन नंबर्स वगैरह बांटे जा रहे हैं। बहुत लोगों के ऑलरेडी खुद के एस्टैब्लिश्ड हेल्पलाइन या काउंसलर्स वगैरह हैं, तो आप उनसे मदद ले सकते हैं। नहीं तो भतेरे फ्री इस वक्त कोविड सपोर्ट है, गवर्नमेंट के द्वारा है, संगत गोवा के द्वारा है, वांड्रेवाला फाउंडेशन है, मरीवाला हेल्थ इनिशिएटिव है, स्नेहा है, टिस का आईकॉल है, हमारा लेट्स टॉक है, बीसीपीए की है, IACP की है, जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, उनकी हेल्पलाइन है, किरण हेल्पलाइन है, हाँ, जो सुसाइड हेल्पलाइन है इंडियन गवर्नमेंट की, वो है। तो बहुत सारी हेल्पलाइंस है, और जो गांव और शहर सब जगह अवेलेबल है। आपको सिर्फ एक फोन घुमाना है ना। कई जगह कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को भी ट्रेन किया गया है कि वो इनिशियल शुरुआत का मानसिक सपोर्ट आपको दे सकें और आप उनसे बात कर सकें। तो बहुत सारी सुविधाएं अवेलेबल है मेंटल हेल्थ के लिए। अगर जॉब्स वगैरह और पढ़ाई के लिए अगर आपको हेल्प चाहिए, तो क्योंकि जैसे हमने बोला कि हम लोग अधर में अटके हुए हैं, तो अब ऐसा ना सोचें कि अगर आपको डिग्री ही करनी है। आप बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, कोर्सेरा है, लिंक्डइन है, यूडेमी है, इन पे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपको मीनिंगफुली एंगेज रख सकते हैं, जो आपको अच्छी स्किल्स दे सकते हैं, अच्छी चीजें सिखा सकते हैं। गूगल के खुद के बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं, ताकि आप अपने समय को अच्छे से व्यतीत कर सके। दूसरा, इंटर्नशाला जैसे पोर्टल्स हैं जिसमें अगर आप अपने
को अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, तो आप पेड और फ्री दोनों तरीके की इंटर्नशिप कर सकते हैं, है ना। ये स्टूडेंट्स के लिए भी है और ये ऐसे लोगों के लिए भी है जिनका जॉब चला गया है। तो मान लीजिए अगर आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो ऑफ कोर्स लिंक्डइन बहुत बड़ा एक सोर्स अब बन चुका है अपॉर्चुनिटीज का, तो आप प्लीज उसको अच्छे से एक्सप्लोर करें। बाकी ये इंटर्नशाला जैसी चीजें हैं, क्रिएटिव स्पेस के लिए, ये ऐसे बहुत अलग अलग कई पोर्टल्स सारे जिसमें आप स्टाइपेंड के तौर पर या फ्री प्रोजेक्ट्स और वर्कशॉप्स जो भी आप कर सके, आपको बहुत अवेलेबल है। तो कोशिश ये करें कि आप उदासीन होकर घर पे ना बैठे, कुछ ना कुछ इस तरीके का करते रहे, ताकि आपको पर्पस लगे वक्त और मीनिंग लगे अपनी लाइफ में। हाँ, और ये ध्यान रहे कि कुछ महीनों बाद या एक या 2 साल बाद आप फिर भी आ जाती हैं चीजें, इकोनॉमी इम्प्रूव करेगी, फिर धीरे धीरे जैसे हम पिछले साल का अगर देखें, अगस्त सितंबर के बाद जब चीजें थोड़ी ठीक हुई, अक्टूबर नवंबर दिसंबर फरवरी तक चीजें कैसे बाउंस बैक हो गई थी, लोग वेकेशंस पे जा रहे थे, सब कर रहे थे। हालांकि ये बिल्कुल गलत था, क्योंकि उसकी वजह से म्यूटेशंस हुए और और ऑब्वियसली गवर्नमेंट वाइज हम बहुत अनप्रिपेयर्ड थे। हमको ऐसे लगा कि हमने जीत हासिल कर ली है कोरोना पर। तो बट चीजें बाउंस बैक करती है, इकोनॉमी बाउंस बैक करती है, चीजें खुल जाती हैं, तो चीजें अपने ढर्रे पे आ जाएगी। ये मुश्किल समय है, तो ये कुछ चीजें कर करके हमको ये समय काटना है और कोशिश करनी है कि हम मीनिंगफुली एंगेज रहें, ऐसी चीजें करते रहें जिससे हमारी उदासीनता बढ़े ना। जी जी। एनी जो एक जो लास्ट टिप्पणी अगर आप कुछ देना चाहें, मैं अवेयर के टाइम काफी हो गया है। नो, आपका ये पैशन प्रोजेक्ट है तो हाँ, मेरा ये पैशन प्रोजेक्ट है। तो मैं यही कहना चाहूंगी, एक्चुअली मैं ऐसे रैशनल पॉजिटिविटी में बिलीव करती हूँ, तो मैं हमेशा सबको यही बोलती हूँ कि मुश्किल समय है, कट जरूर जाएगा, लेकिन कैसे कटता है ये आपके ऊपर है। तो आपके ऊपर आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, आप उन रिसोर्सेज का भरसक इस्तेमाल करिए, है ना। एंड एक अच्छी बात ये हुई है कि बहुत तरीकों से सिटीजन पार्टिसिपेशन से लोगों के, सोसाइटी के पार्टिसिपेशन से बहुत सारी रिसोर्सेज अवेलेबल करवाई गई हैं जी। लोगों ने एक दूसरे की बेहद मदद करी है। मतलब दिस इज लाइक द अनडाइंग ह्यूमन स्पिरिट, है ना, जिसको हम कहते हैं। तो लोग एकजुट होकर बहुत सारा रिसोर्सेज क्रिएट किया है हम सबके डिस्पोजल के लिए। तो चाहे आप ग्रामीण जगह पर है, चाहे आप एक अर्बन जगह पर है, आप इन रिसोर्सेज का भरपूर इस्तेमाल करिए अपने फायदे के लिए, बिकॉज वो आपके फायदे के लिए ही है। तो जैसे मैंने बोला, ये डिफिकल्ट समय है, कट जाएगा, लेकिन कैसे काटते हैं ये आपके ऊपर एक्चुअली डिपेंडेंट है जी, है ना। और ये मौका एक तरह से आई थिंक ये भी है कि आप भी वॉलंटियर एक्टिविटीज करें, ताकि उससे फायदा बहुत। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वॉलंटियरिंग आपको इट चेंजेस यू एज अ पर्सन। जो आपको शायद हेल्पलेसनेस, आउट ऑफ कंट्रोल, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जीवन कैसे जा रहा है, कैसे होगा, वो सारी चीजें आपको ऐसे लगता है कि पटरी पे आ गई। क्योंकि द अमाउंट दैट यू आर एबल टू गिव, ऐसा नहीं कि आपको करना ही करना है वॉलंटियरिंग, अपने खुशी से, स्व इच्छा, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करें, लेकिन वो आपकी ऐसे लगता है कि आपकी लाइफ पटरे पे आ गई है। ये जब हमने पिछले साल लेट्स टॉक शुरू किया था, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कैसे मतलब सब चीज बिल्कुल ऐसा लगा ढर्रे से चलने लगी है। जो सैटिस्फैक्शन आपको मिलता है वो बेहिसाब है, वो एक्चुअली बेहिसाब। जी जी, नो आई थिंक अनदर लेवल। हाँ, नो आई थिंक इट इज काफी मतलब दिल को खुश करता है, दिमाग को खुश करता है, तो फायदा जरूर होता है। बट जरूरी नहीं है कि आप हाँ, बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये भी मतलब कंपल्सरी नहीं है। तो आप जैसे स्निग्धा जी ने कहा, स्वेच्छा करिए, और अगर आप उस मनोस्थिति में नहीं है कि आप कर सकें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अपने आप को यू डोंट हैव टू पुश योरसेल्फ। म्यूजिक बहुत हेल्प करता है, म्यूजिक, आर्ट बहुत ज्यादा हेल्प करता है। डांस, नाउ डांस एक ऐसी चीज है जिसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप में बहुत अदाकारी और आप में बहुत लचक हो, आप बेझिझक होके नाचिए। आप ग्रुप डांस, आजकल ऑनलाइन जैसे ये सारी बहुत सारी चीजें हैं, तो डांस, आर्ट और म्यूजिक बहुत बदलाव लाता है हमारी सोच में और हमारी दिनचर्या में। हम क्या महसूस करते हैं वो बिल्कुल हमारा ना जैसे आंखें खोल देता है चीजों को लेकर के, तो बड़ा मजा आता है। मैं खुद और भी करती और हूँ। एक्सरसाइज, आई थिंक फिटनेस और एक्सरसाइज पे भी ध्यान हाँ, रखिए तो ताकि आप डांस करने, गुड एक्सरसाइज, जुम्बा, योगा, बहुत करेक्ट सारी चीजें। आपके करेक्ट आसपास अगर 10-15 लोग साथ में रहते तो आप अपना एक टाइम बांध लीजिए कि हम यूट्यूब पे देख करके सुबह सुबह हम चारों 10 लोग 15 लोग साथ में करेंगे। तो बहुत चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। जी जी। और अगर आपके और भी सवाल हों तो हमें भेजिए। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। अगले हफ्ते हम ग्रीफ और लॉस के बारे में बात करेंगे, तो आप हमारा वो अनाउंसमेंट देख लीजिएगा। और थैंक यू स्निग्धा जी, आपका आपने बहुत मैं माफी चाहती हूँ कि नहीं शायद मैं जोश में बहुत ज्यादा बोल जाती हूँ, तो वो समय जो है मैं शायद ज्यादा ले लेती हूँ। अगली बार मैं कोशिश करूंगी कि मैं छोटे छोटे आंसर नहीं नहीं, कोई कोई आपका टाइम है, बट आई थिंक सुनने वालों को काफी फायदा होगा। और आपने काफी अच्छे अच्छे उदाहरण दिए हैं और अच्छे अच्छे रिसोर्सेज भी बताए हैं। तो जरूर देखिए उनको, और अगर कोई भी सवाल हो हमें भेज दीजिए, हम जरूर उसका जवाब देंगे। तो थैंक यू एवरीवन, और सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। थैंक यू स्निग्धा जी। बाय, थैंक यू। बाय।